नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। खत के जवाब में खंजर भेजने की फितरत मुगलों के दौर की है, लेकिन इसी फितरत को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दोहरा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को पाकिस्तान नेशनल डे पर बधाई का पैगाम भेजा तो इमरान ने जवाबी खत की आड़ में खंजर भेज दिया। लेकिन अब इमरान खान ने जो जवाबी चिट्ठी भेजी उसमें एक बार फिर कश्मीर का राग अलाप दिया। भारत पाक आ रहे पास, और इसके संकेत जो हैं वो क्या क्या हैं आपको बता दें। सुलह के संकेत, एक तो सबसे बड़ी बात जिसका मैं जिक्र कर रहा था, सीज फायर पर सहमति बनी। जो एग्रीमेंट हुआ उसका नतीजा लाइन ऑफ कंट्रोल पर साफ नजर आ रहा है। सीमा पर गोलीबारी पूरी तरह से बंद है। लाभ यह है कि एलओसी पर बसे लोग अब सामान्य जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अब सीज फायर वायलेशन नहीं हो रहा है। सुलह के संकेत नंबर 2, नदी विवाद सुलझाने पर रजामंदी हुई, और इसका नतीजा क्या हुआ कि सिंधु नदी विवाद पर दिल्ली में बाकायदा भारत और पाकिस्तान के अधिकारी आमने सामने बैठकर वार्ता कर रहे हैं, और वार्ता से ही बड़े बड़े मसलों का हल निकलता है। लाभ यह हुआ कि झगड़े का एक मुद्दा बातचीत की टेबल तक पहुंचा और उस पर बात हो रही है और इसका हल निकालने की कोशिश की जा रही है। सुलह के संकेत नंबर 3 क्या है? बाजवा की शांति की अपील। नतीजा यह हुआ कि एलओसी पर पाक स्पॉन्सर्ड गतिविधियां कम हुई हैं, और इसका लाभ क्या है कि दोनों देश आगे बढ़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं और एक तरह की पॉजिटिविटी दोनों तरफ से दिखाई जा रही है। संकेत नंबर 4, प्रधानमंत्री की बधाई। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान पर दबाव बना, और लाभ यह हुआ कि इमरान खान ने भी सुलह का हाथ अपनी तरफ से बढ़ाया। वो ये मान रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीर का राग छेड़ने से बाज नहीं आए। संकेत नंबर 5, क्रिकेट डिप्लोमेसी। नतीजा, द्विपक्षीय सीरीज शुरू होने के आसार कम से कम नजर आ रहे हैं। लाभ, उपमहाद्वीप में सबसे रोमांचक मुकाबले की उम्मीद, क्योंकि भारत पाकिस्तान की टीमें जब क्रिकेट के मैदान पर आमने सामने होती हैं तो मुकाबला रोमांचक होता है, इसमें कोई शक नहीं। तो उसके आसार बनते हुए नजर आए। लेकिन इमरान खान की तरफ से जो जिक्र किया गया कश्मीर मुद्दे का, वो अपने आप में यह बताता है कि पाकिस्तान सुधरने को पूरी तरह से तैयार है नहीं। हमारे साथ देखिए तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत हैं। जावेद गफ्फारी साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, और इस्लामाबाद का भी हम रुख करेंगे। कसवर अब्बास वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले विष्णु प्रकाश साहब, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो अहम डेवलपमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच दिखे उसमें एक तरह की पॉजिटिविटी नजर आ रही है, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी उसका नतीजा साफ दिख रहा है। लेकिन अब इमरान खान का खत, और उस खत में जम्मू कश्मीर का जिक्र, इसे कैसे देखते हैं आप? नमस्कार समीर अब्बास जी, मुझे आपके साथ बातचीत करने में बहुत खुशी हो रही है। जो पाकिस्तान से अब तक सिग्नल मिले हैं, ख़ास तौर पे आर्मी चीफ से जी, जो सीज़ फायर हुई है, जो उन्होंने कहा है कि वो एक नया पन्ना पलटना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। इसलिए कि हम शुरू से ही चाहते हैं अमन और शांति बनाए रखना। पर जो इमरान खान साहब ने कश्मीर का जिक्र किया है वो एक खलता है, क्योंकि ये लोग, इनको जुनून है, एक जुनून है, एक भ्रम है। भ्रम ये है कि ये लोग अगर वो बात करते रहेंगे तो और भड़काते रहेंगे तो ये किसी तरह हमसे कश्मीर या उसका कोई हिस्सा ले सकते हैं, वो बिल्कुल गलत है। और जब तक कि कश्मीर का राग अलापते रहेंगे कोई आगे बात बढ़ने वाली नहीं है। जो हकीकत है वो ये है कि कानूनन तौर पे भी, ऐतिहासिक तौर पे भी, और जो हमने कहा भी है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। हाँ, अगर कोई बातचीत है तो कर लीजिए, पर अगर आप कश्मीर का अलाप करते रहेंगे तो शायद बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। आखिरी बात समीर अब्बास जी, मुझे ये विश्वास नहीं है कि कश्मीर ही एक मुद्दा है।
पाकिस्तान को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। अगर कश्मीर हल भी हो जाता है तो कोई और मुद्दा निकाल लेंगे। तो ये आज तक तो ये देखने में आया है। अगर इनके मन में बदलाव है तो बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल ठीक बात है। मनीष को मैं यहाँ पर चर्चा में लाना चाहूंगा। मनीष, अगर आप भाषा पर गौर कीजिए, साफ तौर पर इमरान खान लिखते हैं कि हमें विश्वास है कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए भारत और पाकिस्तान सभी मुद्दों को सुलझा लेंगे। देखा जाए तो सेंटेंस यहीं पर खत्म हो रहा था, खत्म हो जाना भी चाहिए था, लेकिन उसके आगे वो लिखते हैं खास करके इन पर्टिकुलर जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट। ये जानबूझकर जो एडिशन किया गया है, इसी ने सारे लेटर की मंशा पर सवाल उठा दिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, हिंदी में कहावत है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो एक लंबे अरसे के बाद जब ये माहौल बन रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक सकारात्मक बातचीत के आसार दिख रहे थे, उससे पहले प्रधानमंत्री इमरान खान की जो चिट्ठी आई है और उसमें जिस तरह से उन्होंने आखिरी पंक्ति में जानबूझकर जम्मू कश्मीर का हवाला दिया, क्योंकि अगर बात होती और उस समय कोई बात चलती तो अलग बात थी, लेकिन जब कश्मीर का जिक्र करते हुए आप चिट्ठी लिखते हैं तो यानी कि आप पहले से ही अपनी कंडीशन भी रख देते हैं। और भारत सदैव इसी बात का विरोधी रहा है कि भारत का हमेशा कहना था कि बिना शर्त बातचीत होगी। अब देखिए, कल की घटना अगर आप ध्यान रखेंगे कि तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में जब हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन हो रहा था, जहां दोनों देश के विदेश मंत्री मौजूद थे और दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे और इस उम्मीद में थे कि पहल कौन करेगा, तो बहुत ही मिक्स काइंड ऑफ सिग्नल आ रहा है। एक तरफ आर्मी चीफ पाकिस्तान के कहते हैं कि हम इतिहास की बातों को भुला देना चाहते हैं, तो फिर कैसा इतिहास है जिसको आप याद रखना चाहते हैं जब आपको पता है कि किसी भी शर्त के साथ हम बातचीत के लिए तैयार नहीं रहेंगे। आपको बातचीत करनी होगी तो खुले मन से आना होगा, दिल खोल कर आना होगा, लेकिन अगर आप शर्त के साथ बातचीत करेंगे तो फिर भारत की शर्त यही है कि आतंक और बातचीत और खून और पानी दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, जावेद गफ्फारी साहब, कैसे समझाएंगे आप? जानबूझकर इतने अच्छे माहौल में अगर बातचीत हो रही है तो पॉजिटिविटी को बरकरार रहने देते तो क्या चला जाता? थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी। बड़े टाइम बाद आपकी साथ बात हो रही है। पाकिस्तान ने पहले अमन की बात की, पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत ने पहले अमन की बात की और मजबूर किया नरेंद्र मोदी को कि वो एक खत लिखें 23 मार्च को हमारे दिन के ऊपर। और उस दिन के जवाब में इमरान खान ने खत लिखा और इमरान खान ने कौन सी ऐसी गलत बात कर दी? आप उसे पॉजिटिव क्यों नहीं लेते? क्या आप ईमानदारी से टीवी अपने पे बैठ के कह सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर अमन है? आप कह सकते हैं कि वहां पर आपकी मिलिट्री नहीं खड़ी, आप कह सकते हैं कि वहां पे कर्फ्यू नाफिज नहीं है, आप कह सकते हैं कि वहां पे सारे लोग बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर इंसानियत की बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कर दी है तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? इसका जवाब आप कह रहे हैं कि इसे हमें पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। जावेद गफ्फारी साहब, क्या हम ये मतलब निकालें कि इमरान खान अब पीओके पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं? पाकिस्तान का जो अवैध कब्जे वाला कश्मीर है उस पर बातचीत के लिए इमरान खान तैयार हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, भारत पाक शांति के कदम का अफगानिस्तान ने भी स्वागत किया है। भारत में अफगानी राजदूत फरीद मामुंजे का बयान सामने आया है। मामुंजे ने कहा है कि अफगानिस्तान का 70% व्यापार वाघा अटारी बॉर्डर से होता है। भारत पाक में सुलह से सुधरेंगे कारोबार के हालात, ये वो कह रहे हैं। तनाव से नहीं, शांति से ही मजबूती होगी। पड़ोसियों की अर्थव्यवस्था में अगर सुधार की उम्मीद की जा सकती है तो आपसी रिश्तों की बेहतरी के साथ ही यह मुमकिन होगा। गफ्फारी साहब, आप जवाब दे दीजिए। हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अगर बेहतर होते हैं तो ही अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद की जा सकती है और इसका पूरे रीजन को फायदा होगा। फिर इस तरह के नुक्स क्यों निकाले जा रहे हैं? यही बात इमरान खान ने अपने खत में लिखी है। उसकी लाइन नंबर 2 पढ़ी है, उसके अंदर यही मुद्दा है उनका हमारा कि हम लोग चाहते हैं कि अमन आए। वो कैसे अमन आएगा जब दोनों फरीकैन जाएंगे? मैं अगर आप अपने गांधी जी की वो फिल्म के अंदर मैंने डायलॉग देखा कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता तो दूसरा गाल करो। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि पीओके पर अवैध कब्जा छोड़ने के लिए तैयार है इमरान खान, उस पर बात करना चाह रहे हैं। वहां पर अगर कब्जा है तो छोड़ने को तैयार हैं। उसका नाम है आजाद कश्मीर। वहां पर आजाद लोग रहते हैं। वहां पर कोई कदगन इस तरह की नहीं है कि वहां पर मैं वहां पे जमीन नहीं खरीद सकता, लेकिन समीर आपके लिए बिल मंजूर कर लिया गया कि आप वहां पर जमीन खरीद सकते हैं। मैं वहां पर अमन, मैं जहाँ पे जाऊंगा तो मैं पाकिस्तानी कहलाऊंगा, मुझे कश्मीरी नहीं कहेंगे। लेकिन आप जाएंगे तो आपको इंडियन कहेंगे और आप चाहते हैं कि कश्मीरी जो है वो भी इंडियन कहलवाएं।
ये फर्क है। आप वहाँ पे आजादी छीन रहे हैं, हम यहाँ पर जिंदगी को तंग नहीं कर रहे। किस जमाने की बात आप कर रहे हैं और कैसा झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? इस प्रोपेगेंडा की हवा निकल चुकी है, ये पुराना प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान का। समीर, मैं खुद गया हूँ आजाद कश्मीर में, मीरपुर में सीनियर ठीक है, गफ्फारी साहब बने रहे आप हमारे साथ। और आइए हम आपको अब बताते हैं कि कुल कितने राफेल भारत को मिलेंगे और कब कब कितने राफेल मिले हैं और कैसे भारतीय एयरफोर्स की ताकत में इससे और इजाफा होने जा रहा है। कब कब कितने राफेल? सितंबर 2016 कुल 36 राफेल का सौदा हुआ। जुलाई 2020 को 5 राफेल आए। नवंबर 2020 में 3 राफेल। जनवरी 2021 में 3 राफेल और मार्च 2021 में 3 राफेल। और इस तरह से राफेल विमानों का ये पूरा का पूरा बेड़ा तैयार हो गया है भारतीय एयरफोर्स की ताकत में इजाफा करने के लिए और दुश्मनों के इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए। और इसलिए ऐसे वक्त में जब भारत, पाकिस्तान और चीन के संबंधों का जिक्र हो रहा हो तो राफेल की ताकत का अंदाजा भी दुश्मन देशों को होना चाहिए। और अब बात करते हैं चीन की। एलओसी पर पाकिस्तान की हेकड़ी ढीली होने के बाद चीन को भी आखिरी चेतावनी दी गई है। भारत चीन तनाव पर आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने बड़ा बयान दिया है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान और एलओसी को लेकर आर्मी चीफ ने क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं। एलओसी पर सेना प्रमुख नरवणे का बड़ा बयान। पहली बार मार्च में नहीं चली एलओसी पर एक भी गोली। मार्च में सीमा पार से कोई घुसपैठ नहीं हुई है। एलओसी पर शायद कुछ बदलाव आया है, ये कहा है भारत के आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने। तो ये कुल मिलाकर बड़ी बात है और पॉजिटिव संकेत देने वाली खबर है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के मद्देनजर। आतंकवाद पर जनरल नरवणे का लेटेस्ट बयान क्या है वो भी आपको बता दें। पाकिस्तान की तरफ आतंकी लॉन्च पैड अब भी बरकरार है। आतंकवाद खत्म करना ही बड़ा मुद्दा है, ये जनरल नरवणे ने कहा है। आतंकवाद पर पाकिस्तान के रुख का हमें इंतजार है। आतंकवाद पर एक्शन के बाद ही रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी। इन बातों का जिक्र जनरल नरवणे ने किया है। In the month of March, there has been peace and quiet on the LC. There has been no major violation of the ceasefire. I am quite confident that at least the ceasefire part will succeed in the times to come. But the other side, as you were asking, is the terrorism side. Now the terror camps and infrastructure still exist on the other side of the LC. तो आतंकवाद का खात्मा यही एक ऐसा मुद्दा है जिसके बिना पर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। सुमित चौधरी डिफेंस करेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, लेकिन हम तो जब जब आतंकवाद के खात्मे की बात करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से छेड़ा जाता है कश्मीर का राग। ऐसे में बात आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए समीर, हमारे साथ गफ्फारी साहब जुड़े हुए थे और एक इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि पाकिस्तान ने शुरू की है, कि पाकिस्तान ने बातचीत की बात शुरू की। लेकिन हम भी तो यही कह रहे हैं कि शुरुआत पाकिस्तान को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आतंकवाद का जड़, आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान में ही बना हुआ है। और अभी भी लगातार जब तक पाकिस्तान इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता तब तक भारत आगे नहीं बढ़ सकता बातचीत के लिए। भारत ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे इंडियन आर्मी हो, कि अगर आप अपने टेररिस्ट कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम बातचीत के दरवाजे नहीं खोलेंगे। अब पाकिस्तान की तरफ से लगातार पेशकशें आ रही थी कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ कर रहे हैं, बातचीत का दौर भी चलाया जाए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या बातचीत की इस पेस को, इस ट्रैक को मेंटेन रखने के लिए पाकिस्तान इस गाड़ी को आगे बढ़ाता है, या फिर ये सिर्फ एक साइऑप्स है या फिर शील्ड है जिसको पाकिस्तान इस्तेमाल दोबारा से उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से उसने कारगिल के दौरान किया था या दूसरे मौकों पर किया था। समीर, ये भी बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? और जनरल नरवणे की उन बातों पर हमको, आपको, सबको गौर करना चाहिए कि दूसरी तरफ आतंकी कैंप यानी पाकिस्तान की सरजमीन पर आतंकी कैंप अभी भी मौजूद हैं और जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है घुसपैठ की कोशिश हो रही है। ऐसे में आने वाले वक्त में सरहद पर क्या होगा, इसका क्या अंदाजा लगाते हैं आप? समीर जी, आपने ठीक कहा कि जिस प्रकार
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि डीजीएमओ टॉक और स्टेट जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू की गई थी 25 फरवरी को, उसके बाद में एलओसी के ऊपर में सीज फायर बना हुआ है और फायरिंग नहीं हुआ है। ये अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि लेकिन पाकिस्तान के अंदर में टेररिज्म को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और कार्रवाइयों में कोई कमी नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदला नहीं है। और तीसरी बात यह है कि अभी आने वाले समय में पता लगेगा, जब स्नो मेल्ट कर जाएगी, मौसम ठीक हो जाएगा, कि क्या पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही है और पाकिस्तान किस प्रकार कार्य करता है। ये सब सबके सामने में आ जाएगा। लेकिन ये जो चिट्ठी आपने बताई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, इसमें दो बातें हैं। एक तो उन्होंने इस्तेमाल किया है एक शब्द का कि पाकिस्तान ऑल्सो डिजायर, ऑल्सो का मतलब, और दूसरी बात कि उन्होंने अभी भी जो कश्मीर का राग रट रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने एक डिप्लोमेटिक करेक्टनेस दिखाई है प्रधानमंत्री जी का जवाब देकर, लेकिन उसके पीछे भी एक पैंतरेबाजी और एक चालाकी है जिसके अंदर में कश्मीर का भी राग रट रहे हैं। हाँ। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि वो टेररिज्म और कश्मीर का जो उसका कार्ड था, इन दोनों को ही खत्म करे। उनको टेररिज्म को पूरी तरह से डिसमेंटल करना पड़ेगा और कश्मीर के कार्ड को ड्रॉप करना पड़ेगा, तभी ये बातें आगे बढ़ सकती हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। कसवर अब्बास इस्लामाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं और पाकिस्तान के साथ फरवरी में सीजफायर को लेकर जो समझौता हुआ कसवर, उसका देखिए आप मार्च में कितना बेहतरीन असर हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर नजर आया। लेकिन अगर घुसपैठ की कोशिश दोबारा होगी तो फिर वही सारी चीजें अमल में आती हुई नजर आएंगी जिनसे संबंध बिगड़ेंगे ही। तो ऐसा ना हो, इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से कुछ कोशिशें देख रहे हैं कि आप होते हुए ग्राउंड पर? सुनील, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी बात ऐड करता चलूं कि 2 दिन पहले मेरी यहाँ पे पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो पाकिस्तानी फार्मर्स हैं उनके साथ मेरी बात हुई, तो आप उनकी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। मसलन जब मेरी उनसे बात हुई तो वो मुझे कह रहे थे कि पहले सिचुएशन और थी, अब हम बड़े धड़ल्ले के साथ बाहर निकलते हैं, अमन है, सुकून है, शांति है, खौफ की सजा बाहर निकल चुकी है और इस वक्त हम बड़े बड़े आसानी से अपने खेतों पे काम कर रहे हैं। तो ये पिछले 6-7 साल तक ऐसा नहीं था और मुझे यकीन है कि बॉर्डर की दूसरी सूरत यहाँ पर इंडिया साइड पर भी यही होगा। पाकिस्तान ने बड़े अच्छे स्टेप उठाए हैं और बहुत बेहतरीन मौका है मेरे ख्याल दोनों देशों के लिए। जिस तरह बात कर रहे थे कश्मीर की, तो मेरा ख्याल है कि इसको प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहिए। अगर कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया दोनों किसी पैचअप पे पहुंच जाते हैं, ये बहुत बड़ी बेहतरीन होगी। इंडिया को पाकिस्तान को कन्विंस करना है, पाकिस्तान को इंडिया को, तो मेरा ख्याल बहुत शुरुआत है। पाकिस्तान में मैं बैठ के ये चीजें देख रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन शुरुआत है। लोग बहुत ज्यादा खुश है, जहाँ पे पॉलिसी मेकर्स भी और जिनके ऊपर पॉलिसीज इम्पैक्ट जिनका पड़ता है, वहां पे भी पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी इस चीज को बहुत बेहतरीन से देख रही है। और मेरी जिन तरह उनसे बात हुई तो उम्मीद की जा रही है कि शायद बहुत बेहतरीन शुरुआत है और इंडिया और पाकिस्तान बड़े काफी अरसे के बाद बेहतरीन तरीके से एक साथ आए और मेरा ख्याल है कि चीजों को हल करने में मदद जरूर मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद यही की जानी चाहिए, उम्मीद यही की जानी चाहिए। और साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी बात भी नहीं की जानी चाहिए कि जिससे जो संबंध बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं उसमें थोड़ी भी खटास आए। इस बीच भारत चीन टेंशन पर आर्मी चीफ जनरल नरवणे का बड़ा बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी का कब्जा नहीं है एलएसी पर। भारत के पास जो जमीन पहले थी वो अब भी है। बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर से पीछे हटी। जनरल नरवणे ने चीन को लेकर एलएसी पर ताजा हालात को लेकर क्या कहा, सुनिए। Firstly, we have not lost out on any territory. We are where we were before this whole thing started. From 10th February onwards, the disengagement started, and it went according to the plan, where from the north and south bank of Pangang Tso, as well as from the Kailash range, people have gone back to their
और विष्णु प्रकाश साहब क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु प्रकाश साहब, आप मानते हैं ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था, क्योंकि खास तौर पर इस मुद्दे को लेकर जमकर पॉलिटिक्स भी हो रही थी और विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही थी कि देखिए भारत की जमीन जो है वो चीन के कब्जे में है। ऐसे में आर्मी चीफ की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आप मानते हैं जरूरी था कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी ने कब्जा नहीं किया हुआ है आज की तारीख में, ये क्लियर कर दिया उन्होंने। समीर जी, आर्मी चीफ से ज़्यादा कौन जानते हैं, और ये वो आर्मी चीफ हैं जो हैंड्स डाउन हैं। इन्होंने रेगुलरली फ्रंट पे होते हैं और इन्होंने कैटेगोरिकली कहा है, बट बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत की 1 भी इंच ज़मीन इस बार बिल्कुल चीन के पास नहीं है। इससे ज़्यादा स्पष्ट कोई बयान नहीं हो सकता। जो लोग हवा में बातें करते हैं उनको करने दीजिए, देश इनके हाथ में सुरक्षित है। बिल्कुल। गुरमीत सिंह साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? और वो ये भी कह रहे हैं कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे इलाकों को लेकर भी बात चल रही है, यानी एक तरह की उम्मीद भी जताई जा रही है कि अभी तक की जो बातचीत है उसका रिस्पांस पॉजिटिव रहा है और आने वाले वक्त में भी पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल समीर जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया है। देखिए, जब इश्यू होता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बढ़कर क्रेडिबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी किसी की नहीं हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नॉट एन इंच लॉस्ट, और इसका बहुत एकदम स्पष्ट एक संदेश है। और उन्होंने ये कहा कि सिचुएशन अभी वहां पर है जहां पर कि अप्रैल 2, 2020 के समय में थी, और अभी जो फेज डिसएंगेजमेंट है वो चल रहा है, और फेज के मुताबिक अभी जो गोगरा हाइट और हॉट स्प्रिंग और जपसांग का इलाका, उसके बारे में बातचीत की जा रही है। और देखिए, ये सिचुएशन फुली नॉर्मलाइज नहीं है, ये प्रथा चल रही है, और इसी प्रकार कोशिश करते रहेंगे कि एक पॉजिटिव तरीके से इस सिचुएशन को स्टेबल किया जाए। बिल्कुल। मनीष झा क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, नवे दौर की बातचीत के बाद दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगहों पर लौट तो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहा यह जा सकता है क्या कि चुनौती अभी भी बरकरार है, जिसके संकेत दिए आर्मी चीफ ने भी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जब हम 31 मार्च 2021 में हैं और अब पिछले 1 साल तक समीर, हम और आप यही बात करते थे कि अप्रैल 2020 में जो यथास्थिति बदलने की कोशिश चीन की तरफ से हो गई थी, उसको स्टेटस को आंटे बरकरार किया जाए। हाँ। तो ऐसी स्थिति में अब जबकि नवे दौर की बातचीत होनी है, तब जाकर आप कह सकते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस की स्थिति है। लेकिन फिर बात वही आती है, अगर हमारा आखिरी पोस्ट जो धन सिंह थापा पोस्ट है फिंगर 3 पर, हम अभी भी वहीं बरकरार है जहां पहले थे, तब हाँ। तो सही है कि हम उसी जगह पर हैं। लेकिन अगर हमारा क्लेम लाइन फिंगर 8 तक था और अब हम फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में अभी फिलहाल पेट्रोलिंग नहीं कर पाते हैं, तो ये सब वो स्थितियां हैं जो बातचीत में हमें सुलझाना होगा। इसके अलावा जो गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे इलाके हैं जहां पर की डिसएंगेजमेंट करवाने हैं, ये सब बड़ी चुनौती है जो इस साल लागू करने होंगे। लेकिन एक अहम बात है, जो डिफरेंस क्या है 1 साल में, डिफरेंस ये है कि जिस 40 साल से जिस एलओसी पर गोली नहीं चली थी, वहां हमारे 20 जवान शहीद हुए, और अब एलएसी भी लगभग एलओसी जैसा हो गया है, जहां लगातार सही बात है, और इसी की वजह से संबंध इतने ज्यादा खराब हुए। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सुमित, ये बताइए कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे इलाकों को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसको बातचीत से सुलझाने की उम्मीद कितनी है? देखिए, अभी जिस तरीके से रिस्पांस चाहे वो चाइनीज तरफ से, चाइनीज काउंटर पार्ट से आ रहा है, उससे यही लगता है कि चीन भी चाहता है कि इन चीजों को जल्दी रिजॉल्व कर लिया जाए। चाहे वो आप गोगरा हॉट स्प्रिंग की बात करें, चाहे डेप्सांग की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि यहाँ पर लगातार ट्रूप्स की कमी को लेकर या फिर उनको पीछे खींचने को लेकर मैकेनिज्म पे लगातार बातचीत चल रही है। और ये भी समीर बातचीत चल रही है कि आखिरकार यहाँ पर प्रोटोकॉल उसी तरीके का हो जो हमने फिंगर एरियाज में अडॉप्ट किया है, डिप्लॉय किया है, या फिर मैकेनिज्म यहाँ के लिए डिफरेंट हो, क्योंकि यहाँ का टेरेन बिल्कुल अलग है फिंगर एरिया से। तो ये सारी चीजें अभी चल रही है और माना यही जा रहा है कि बहुत जल्दी अगले कोर कमांडर लेवल की बातचीत होगी, दोनों तरफ से इस बात को डिस्कस किया जाएगा और जल्द ही फिर इसको इंप्लीमेंट भी किए जाने की संभावना भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो चीन और पाकिस्तान के रूप में जो चुनौतियां इस वक्त हिंदुस्तान के सामने हैं, उनका हिंदुस्तान कैसे सामना कर रहा है और आने वाले वक्त में होगा क्या, ये समझने के लिए ये चर्चा, ये बहस बहुत ज्यादा जरूरी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।